हाँ कोई नहीं, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुआ था, अभी ठीक है। प्रॉब्लम थी थोड़ी, है ना। अभिषेक रंजन, हाँ। तो हम्म, भवानी सिंह, आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना कि 12th के बाद कैसे तैयारी करनी चाहिए। जी सर। जी, तो अभी आप 12th कहाँ से कर रहे हैं, किस जगह से, मतलब। सर जयपुर से। अच्छा अच्छा। तो आपने क्या स्ट्रीम लिया है, मतलब साइंस साइड लिया, आर्ट साइड लिया, बीकॉम लिया, क्या लिया है। सर आर्ट्स है मेरे पास। हाँ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स जो होती है वो, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पढ़ने को मिलती हैं। तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे फायदा ये होगा कि आपको जो 3 साल डिग्री कॉलेज में आप रहते हो, वो आप पढ़ाई में लगा देंगे। और सीरियसली आप करोगे तो आप जस्ट बीए के बाद क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने, मैंने अभी अंकुर गर्ग का नाम लिया, 2002 का स्टूडेंट था, और वो फाइनल ईयर के एग्जाम में, क्योंकि आप जब आपके बीए का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है, जब आपके बीए का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है, तो आप एग्जाम दे सकते हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि आपको बीए फाइनल होना जरूरी है। तो कई लोग बोलते हैं कि बीए करना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया फाइनल, तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो ये मान के चलिए आप 12th के बाद करते हो, तो आपके पास 2 या 3 साल होते हैं आराम से, ठीक है। 2 या 3 साल में बहुत कुछ आप कर सकते हो, है ना। 2 या 3 साल में आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम कि एक तो आप जो बेसिक है वो सबसे पहले तैयार करें, बेसिक, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। बेसिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप पूरा हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमी, है ना, पॉलिटी, तो ये जो सब्जेक्ट हैं, और साइंस, है ना, और इन्वायरमेंट साइंस, तो ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, जो कॉमन रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले इनकी आप तैयारी कर लें, है ना, ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, इनकी तैयारी कर लेंगे तो। और दूसरी बात है कि ये कि आप इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कवर करें। एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने सही से कवर कर ली 6 से 12 तक, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एनसीईआरटी से क्या होता है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। जी, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो काफी लोग बोलते हैं कि हिंदी में तो बहुत कम सिलेक्शन होते हैं, इसलिए। नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन होते हैं, और सिलेक्शन कम होने का वजह कुछ और है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, वो किसी एक टारगेट पर फोकस नहीं होते, है ना। मतलब उनको लगता है कि यार, आपने खुद देखा हो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने पढ़ते हैं, है ना। अगर वो बीए कर रहे हैं तो साथ में उन्हें यूपीएससी तरफ नहीं जाएंगे, बीएड कर लेंगे, है ना। और बीएड करेंगे, फिर यूपीएससी तैयारी करेंगे, फिर नहीं होगा तो क्या करेंगे, कहीं टीचिंग में ज्वाइन कर लेंगे, है ना, टीचर बन जाएंगे, बेसिक या टीजीटी पीजीटी के। तो जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम होने का रीजन लैंग्वेज नहीं है ना। हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम होने का कारण ये है कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसने बोला आपसे हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आता है। सर मैं अभी रूम लेके रह रहा हूँ, तो जो पास में आरएस और उनकी तैयारी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं, रूम मतलब रूम लेके। सर जयपुर में। अच्छा, जयपुर में रहते हैं। तो देखो क्या होता है कि मैंने क्या बोला, जैसे जो लोग वहां जयपुर में रह के पढ़ाई करते हैं, आप उनको देखना, आप देखोगे वो आरएएस भी दे रहे होंगे, आप उनको देखोगे वो पटवारी भी दे रहे होंगे, आप उनको देखोगे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी दे रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले। तो आप ये सोचो कि एक बच्चा यूपीएससी वाला पटवारी भी एग्जाम देगा, है ना, और ग्रेड 1 का भी देगा, ग्रेड 2 का भी देगा, आरएएस का भी देगा, तो कैसे सिलेक्शन होगा।
आप जो आप अपने आसपास आप देखना उनको, तो वो चीज है। इसका एक जो एक आईएएस का लेवल है ना, ये जो आईएएस का एक लेवल है वो अलग है। हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं होता है ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम आपको पता है 2012 में 3rd रैंक आई थी हिंदी मीडियम से। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम से 3rd रैंक आई थी। 3rd रैंक हमने देखी है ना, और 9 रैंक हमने देखी है, 9 रैंक, और 19 रैंक एक हमारा फ्रेंड है उसकी आई है तरुण राठी की। तो ये रैंक हमने देखी है हिंदी मीडियम से। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से प्रॉब्लम होती है, लेकिन बस वही है कि क्वालिटी नहीं है। अगर आप तैयारी करते हो हिंदी मीडियम से, सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, और बताएं भवानी सिंह कुछ। तो बस सर अब तो यही है, बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ अभी तो थोड़ा, बेसिक करना बिल्कुल चाहते हैं स्टार्ट। तो हाँ, बेसिक के लिए ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं अभी से, और आप फाउंडेशन भी पूरा जीएस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, 3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पहली बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सिलेबस क्या है। दूसरी बात, आप उसको कुछ उनमें से ये समझ पाएंगे, अच्छा इसको नहीं पढ़ना है। तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे वास्तव में, हाँ अब ये ठीक है ना। मतलब पहले तो आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ते जाएंगे, सेकेंड टाइम आप ये देखेंगे कि अच्छा ये हमारे काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। ये सेकेंड टाइम का हो गया। थर्ड टाइम का क्या हो गया, जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से, उनसे कैसे बेहतर पढ़ेंगे ये देखेंगे। तो अब अगर अगर आप एक एक साल भी लगाते हैं ग्राउंड में, तो 3 साल आराम से इसमें लग जाते हैं, है ना। ऐसी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। मालती, कुछ नेट में ज्यादा ही इश्यू हो रहा है इसलिए। और कुछ पूछना है भवानी सिंह? सर जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक एक बार रिवीजन हो जाएगा ना कोर्स का, जैसे कोर्स कंप्लीट होके उसके बाद? उसके बाद आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार नहीं 2 बार आराम से। क्योंकि एक बार जो पूरा कोर्स है वो, ये मान के चलो आपको 10 से 12 महीने में हो जाता है। एक बार जो आपका कोर्स है वो 10 से 12 महीने में हो जाता है, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 10 से 12 महीने में 2 बार आपका कोर्स रिवाइज हो जाएगा। कोर्स के साथ में आपको आंसर राइटिंग भी सीखनी है। जैसे अगर आप जाओगे जैसे जयपुर में गोपालपुरा एरिया जानते होंगे, वही आप आसपास रहते होंगे गोपालपुरा के आसपास, सर टोंग मैं फाटक। गोपालपुर में रहता हाँ हाँ, तो हूँ। वही एरिया है, गोपालपुरा है, टोंग फाटक है, ये सब वही एरिया है। तो यहाँ आप देखो कि जो कोचिंग आप जाना, किसी भी कोचिंग में कोई आंसर राइटिंग नहीं कराता है, कहीं भी आप जाना। ये 2-4 कोचिंग है, एक अभी गीतांजलि खुला है नया, उत्कर्ष है, और भी ऐसी उत्कर्ष है, समर्पण है, ऐसे कुछ कोचिंग है वहाँ पे। मैं देखता हूँ क्योंकि कई बार क्लास लेने गया हूँ मैं चाणक्य में, तो मैंने देखा है एरिया वही है। तो वहाँ पे कोई आंसर राइटिंग नहीं कराता है। जब आप यहाँ पे करोगे तो आपका क्लास भी होगा, साथ में टेस्ट भी होगा, प्री का भी होगा, मेंस का भी शुरू करेंगे, तो तीनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, ये है ना। तो सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि क्या होता है यहाँ पर आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा खर्च करना है, बस आपको टाइम खर्च करना है, डेटा खर्च करना है। क्योंकि यहाँ पे डेली आपकी 3 घंटे क्लास होगी, 2 घंटे क्लास जूम पे होगी, 1 घंटे यूट्यूब पे होगी। तो आप इसमें फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आप उत्कर्ष वाले टीचर से या गीतांजलि वाले टीचर से इस तरह से बात कर सकते हो जिससे आप हमसे कर रहे हो, क्योंकि वहां बच्चे बहुत होते हैं, है ना। तो ये बात हो जाती है। हम्म। तो ये है आज जो हम लोग टॉपिक, और कुछ पूछना है तो पूछ लेना बीच बीच में। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले थे वो एक ही टॉपिक करेंगे हम लोग आज, और वो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।
पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यही टॉपिक करना था ना। सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना करना था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा, पृथ्वी आंतरिक संरचना, ठीक है। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, ठीक है, ये है आंतरिक संरचना, ये टॉपिक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप आंतरिक संरचना की बात करते हो तो सबसे पहले आप ये देख लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, कैसे हुई, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में समझेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो बिग बैंग द्वारा हुई, बिग बैंग द्वारा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, तो एक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग का मतलब है महाविस्फोट, ठीक है, महाविस्फोट हुआ, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो महाविस्फोट क्या है ये अलग बात है। तो अगर शॉर्ट में हम समझेंगे जल्दी से, तो महाविस्फोट का मतलब है कि एक ऐसा थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, जिसने ये बताया है कि पूरे ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो तीन बातें हैं सिर्फ बिग बैंग थ्योरी में जो हमें बेसिकली समझनी है। तो पहली तो समझना है कि बिग बैंग जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, तो वह ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये शॉर्ट में समझा रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। उसके बाद बात करें किसने दी, ठीक है, लेमेंट। तो एक, वैसे तो बहुत सारे ज्योग्राफर का इसमें रोल है, तो एक है लेमेंटर, नाम आता है लेमेंटर, ठीक है, लेमेंटर ने ये थ्योरी दी। अब इस थ्योरी का जो थ्योरी आई थी वो किसका सपोर्ट लेके आई थी, एक सिद्धांत आया था। सिद्धांत क्या संकल्पना थी, ब्रह्मांड विस्तारित संकल्पना, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस। एक संकल्पना थी विस्तारित संकल्पना, विस्तारित संकल्पना, ठीक है, इस पर ये आधारित थी। तो विस्तारित संकल्पना किसने दी थी, एडविन पी हब्बल ने। अब देखो बहुत शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं, एडविन पी हब्बल, ये एक ज्योग्राफर हुए हैं, एडविन पी हब्बल, ठीक है। अब देखिए, तो पहली बात हमने बताई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। तो हमने कहा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, संरचना तो बात की बात है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। बिग बैंग को अगर हिंदी में समझेंगे तो ये महाविस्फोट हुआ है। तो बिग बैंग एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किया है लेमेंटर ने, ठीक है। एनसीईआरटी में किसी का नाम नहीं है, लेकिन बुक्स में दिया हुआ लेमेंटर थे, उन्होंने ही सिद्धांत दिया। और लेमेंटर ने दिया है ये 1963 में, ठीक है। उससे उन्होंने जो सहयोग लिया है लेमेंटर ने, वो सहयोग लिया है विस्तारित संकल्पना का, ठीक है, विस्तारित संकल्पना का उन्हें सहयोग लिया। अब विस्तारित संकल्पना किसने दी थी, एडविन पी हब्बल ने। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एडविन पी हब्बल का क्या सहयोग है, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बताने में। तो एडविन पी हब्बल ने 1925 में, ठीक है, आप देखिए एडविन है, एडविन पी हब्बल ने 1925 में यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस दिया था, हाइपोथेसिस, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस। तो ब्रह्मांड विस्तारित संकल्पना,
अब उस संकल्पना में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि जैसे ये यूनिवर्स है, ठीक है, ये जो आकाश गंगाएं हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक बात समझ रहे हैं? तो पहली बात हमने कही पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, फिर हमने कहा कि आंतरिक संरचना से पहले हम ये जान लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हमें पता चला कि महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है। महाविस्फोट सिद्धांत की अगर बात कर रहे थे तो पहले तो ये आया कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक बार ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, है ना, क्वेश्चन था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना, ओरिजिन ऑफ प्लांट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है, संबंधित है। फिर आया किसने दिया, लेमेंटर ने। संकल्पना किस पर आधारित थी, एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस यानी विस्तारित संकल्पना। अब विस्तारित संकल्पना पे हम आ गए। तो विस्तारित संकल्पना किसने दी है, एडविन पी हब्बल ने 1925 में। इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है, ऐसे करके एक्सपेंड हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे एक्सपेंड हो रहा है। इस थ्योरी का सहयोग लिया बिग बैंग थ्योरी वालों ने, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी जो थी, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे बिग बैंग थ्योरी है उसमें तीन, जो यूनिवर्स का विकास हुआ है वो तीन पार्ट में हुआ है, तीन भाग में, ठीक है, तीन भाग में। तो यूनिवर्स का जो विकास हुआ है वो तीन पार्ट में हुआ है। तो तीन पार्ट, पहली बात है कि ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है ना वो अचानक से नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन यहां समझना, दैट वाज नॉट सडन इंसिडेंट, अचानक से नहीं था, ये स्लोली स्लोली तीन स्टेप में हुआ है ना। पहला स्टेप था, पहले स्टेप में क्या है कि पहले स्टेप में आप देखोगे, एक यहां पे अगर बात करेंगे, चलिए हम यहां लिख देते हैं तीनों स्टेप, ठीक है। यहां पर पहला स्टेप क्या है कि एक छोटा पिंड है जिसका तापमान और घनत्व अनंत है ना, अनंत है, ठीक है। पहला, तो पहला चरण क्या कहता है कि एक छोटा पिंड है, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की, कहता है कि छोटा, फर्स्ट स्टेज में क्या है, एक छोटा सा पिंड है, कोई एक बॉडी है जिसका डेंसिटी इनफाइनाइट है यानी अनंत है, और जिसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट है, यानी तापमान बहुत ज्यादा है और तापमान भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तीनों चीजें, दोनों चीजें बहुत ज्यादा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज है इसकी, ठीक है, ये पहली स्टेज है। उसके बाद फिर दूसरी स्टेज आती है। दूसरी स्टेज ने कहा कि जो तापमान है, तापमान में वृद्धि हुई, है ना, वृद्धि हुई और घनत्व में भी वृद्धि हुई, है ना। अब सेकंड स्टेज क्या कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी का, कि पहले सिद्धांत, जो पहला चरण है उसमें एक छोटा सा पिंड है, ये पिंड कहां से आया ये हमें नहीं पता, यहीं पर हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है ना। लोग कहते हैं कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, तो ये चीजें हैं। हाय सर, नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? सर मंजीत। अच्छा मंजीत, ओके, ठीक है, आपने पहले भी क्लास ज्वाइन किया है? हाँ, नाम आप, एक बार। हाँ। तो अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। अभी तक हमने, हाँ, अभी तक जो हमने बताया है वो ये है कि बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी का विकास या ब्रह्मांड का विकास तीन चरणों में हुआ है। पहला चरण है कि छोटा पिंड है, इसका तापमान और घनत्व अनंत है, इस एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है। दूसरा चरण कहता है कि तापमान में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है,
अब यहीं जी पर, सर। हाँ, यहीं पर एक विस्फोट होता है, विस्फोट, है ना। इसे ही बिग बैंग कहा जाता है, बिग बैंग। उन्होंने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक छोटे से पिंड से हुआ है विकास, जी और सर। उस पिंड का तापमान अनंत है, घनत्व भी अनंत है। दूसरे चरण कहते हैं कि तापमान में और वृद्धि होती है, घनत्व में और वृद्धि होती है। तभी क्या होता है कि वो जो पिंड है ब्लास्ट कर जाता है। यही ब्लास्ट कहलाता है बिग बैंग, महाविस्फोट। अब जब मान लीजिए एक कोई, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है ना, अगर बॉल टूटती है तो उसके कई छोटे छोटे बड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो जब वो छोटा जी पिंड सर। टूटा है तो उसी से पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ है। ये कहना है बिग बैंग थ्योरी का सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज क्या कहती है कि विस्फोट के बाद धीरे धीरे तापमान में कमी आती है, और धीरे धीरे जो सर ये आकाश में कितने पिंड होते हैं एक आकाश में? आकाश, देखो आकाश क्या है कि जो ब्रह्मांड है उसमें तो हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं में हजारों करोड़ों अनगिनत तारे हैं, और उन्हीं में से हमारा बहुत छोटा सा है सौर मंडल। तो सौर मंडल में, हाँ सौर मंडल, सौर मंडल में एक सूर्य है और उसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए ग्रह हैं 8। अभी तक ये कोई पता नहीं कर पाया है कि ब्रह्मांड में या आकाश में कितने तारे हैं, कितने। जैसे जैसे सर क्या हमारे ये सौर मंडल में सूर्य है, एक सूर्य है, तो ऐसे और मतलब दूसरों में भी ऐसे सूर्य होगा क्या? मतलब वो होगा हाँ, चमकता हुआ ग्रह, ऐसे भी हो सकता है क्या? हमने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में मतलब लाखों करोड़ों हजारों अनगिनत आकाश गंगाएं हैं ऐसे, ये, और इन आकाश गंगाओं में हजारों करोड़ों तारे हैं, है ना। सभी में हजारों करोड़ों तारे हैं, हजारों करोड़ों अरबों, मतलब कोई गिनती नहीं है। हमारे सूर्य जैसे करोड़ों तारे हैं, एक नहीं करोड़ों, और करोड़ों ग्रह हैं। अभी तक एक बात ध्यान रखना है, ना तो आकाश गंगा की गिनती हो पाई है, ना तारों की गिनती हो पाई है, ना ही ग्रहों की गिनती हो पाई है। किसी भी आकाशीय पिंड की कोई काउंटिंग अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। ये चीजें हैं, लेकिन जैसे ये सूर्य है ना, ये मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं, इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं, और यही हमारा सौर मंडल है, यही हमारा सौर मंडल है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो चलिए, और ये हो गया, अभी हमने बात की। और कोई डाउट मंजीत बताओ। इसे पढ़ाइए, मैं बताऊंगा जो होगा तो बता। हाँ, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ना तो हम तारों को अभी तक गिन पाए हैं, ना ग्रहों को, हम लिख देते हैं अनंत हैं, ठीक है, अनंत हैं। अब बात आती है, ये हो गया दूसरा चरण। अब आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या है यहाँ पे, तीसरे चरण में है कि तापमान में कमी, है ना, तापमान में कमी और सिकुड़न होती है, सिकुड़न। जी बताएं। ये है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हमने कहा कि बिग बैंग सिद्धांत, 3 बातें बोली। पहली ये, बिग बैंग सिद्धांत यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए आया। दूसरा चीज, बिग बैंग सिद्धांत लेमेंटर ने दिया। तीसरी बात कि बिग बैंग सिद्धांत आया विस्तारित संकल्पना पर आधारित है। और चौथी बात हमने बोली कि बिग बैंग सिद्धांत से जो यूनिवर्स का विकास हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है, 3 चरणों में। पहले चरण में छोटा पिंड और तापमान घनत्व अनंत है, एक छोटा सा पिंड है जिसमें बहुत ज्यादा तापमान है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। उसके बाद सेकंड चरण में क्या है कि उस डेंसिटी में और तापमान में लगातार वृद्धि होने लगती है,
है ना, तो तापमान में लगातार वृद्धि होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है वो विस्फोट कर जाता है। कौन सा? छोटा पिंड, इसी को हम कहते हैं महाविस्फोट। जैसे मान लीजिए एक कोई बॉडी है, अगर ये टूट जाए तो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा ना, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, कई सारे। तो वही हुआ, ये छोटा पिंड था वो कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड हुआ, इन्हीं से बने क्या? तारे, इन्हीं से बने ग्रह, इन्हीं से बने उपग्रह, ठीक है, इन्हीं से बने उल्का पिंड। यानी जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सभी इन्हीं से बने, है ना। एक बात ध्यान रखना है कि बिग बैंग सिद्धांत कभी जीवन की व्याख्या नहीं करता। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिग बैंग के अंतिम चरण में तापमान कम हुआ है, ये आप यहाँ पे देखा है ना, तापमान कम हुआ है ना, कुछ समय बाद जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं है, बिग बैंग के बाद हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद, ठीक है, हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई है। धीरे धीरे ठंडी होने के बाद उस पे बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद कहीं जीवन आया है, और जीवन आया है कहां पर? महासागरों में, पहली बार। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहां मिला? तो सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन महासागरों में मिला, है ना। और महासागरों में जो जीवन मिला है वो मिला है साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में। ठीक, एक ऐसा बैक्टीरिया था जो पौधा भी था और जंतु भी था, है ना। एचपी आपने ज्वाइन किया है, जरा कैमरा ऑन कीजिए। जो लोग पहली बार आए कम से कम कैमरा ऑन कर लिया करें। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो यहाँ पर ये हो गया आपका बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्लियर है भवानी सिंह? मालती गर्ग बताएं। जी सर। हाँ, अब सीधे आते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी उत्पत्ति कैसे हुई हमने जान ली। अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हम इस पे बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि जो पृथ्वी के अंदर है ना, जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, ये तो बात होती है, पृथ्वी के अंदर जो है वो क्या है। ठीक, तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो ये कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरी बात कि पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी का आंतरिक संगठन, है ना, संगठन क्या है। ठीक है, दूसरा है आंतरिक भाग में जानने के स्रोत। ठीक है, जानने के स्रोत, ये चीजें हैं। और हाँ, इतनी बातें हम समझेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, तो इसको हम पहला हमने पॉइंट देख लिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। व्हाट इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, एसपी आपने ज्वाइन किया है नाम से, आपका नाम क्या है पूरा बताएंगे जी। नाम आप मैसेज कर दीजिए कम से कम, ताकि आगे कांटेक्ट किया जा सके आपसे। ठीक है, और तो ये है। अब देखते हैं आंतरिक संरचना होती क्या है, कैसी संरचना क्या है। देखिए, संरचना का मतलब पहला पॉइंट हम समझते हैं कि
पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस अवस्था में है। संरचना का मतलब जैसे हम हैं, तो हमारी संरचना क्या है, हम लोगों की 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, एक सर है, तो वो होती है संरचना। तो संरचना की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की जो संरचना है वो 36 लेयर में विभाजित है, 36 परतों में बटी है। ठीक है, जो पृथ्वी की संरचना है वो 36 परतों में बटी। अब देखिए 36 परतें कौन कौन सी हैं। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, तो पृथ्वी आंतरिक भाग में 36 परतों के रूप में विभाजित है। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके अंदर एक परत है, तो उसके बाद एक परत, इस तरह से है। तो पृथ्वी आंतरिक भागों में 3 परतों विभाजित है। पहली परत है ना, दूसरी और तीसरी, तो 3 परतों विभाजित है। तो हम यहां लिख रहे हैं कि पृथ्वी 3 परतों विभाजित है। कौन कौन सी परतें हैं? पहली है क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी, ठीक है, भू प्रॉपर्टी। दूसरी है ये है भू प्रॉपर्टी, ठीक है, भू प्रॉपर्टी। दूसरी ये कौन सी है? ये है मेंटल, है ना, मेंटल यानी इसको मेंटल ही कहते हैं, ठीक है, कहीं कुछ नाम हो सकता है और दिया हो। उसके बाद है यहाँ पे क्रोड या कोर, द कोर, इसको कहते हैं क्रोड। तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी जो है वो संरचना के रूप में 3 है। तो सबसे पहली लेयर जहां रहते हैं उसको कहते हैं भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट। उसके बाद दूसरी लेयर है उसको कहते हैं मेंटल, और तीसरी जो लेयर है वो कहते कर हैं, सकता हूँ बीच में? जी सर जो आप ये पढ़ा रहे हैं ये मतलब नोट्स के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे या फिर हम नोटबुक में लिखें? नोटबुक के रूप में आप लिख भी सकते हैं, अवेलेबल तो हो ही जाएंगे, है ना, आपको मिलेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब चाहे तो नोट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, है ना, समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स दिए जाएंगे, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो आपको नोट्स मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं वो नोट्स में कभी कभी नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं। वो तो है लेकिन ये लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, फिर बाद में रिवीजन कर सकते हैं इनको देख के। हाँ, तो नोट्स आपको मिलेगा, और जो हम लोग क्लास कर रहे हैं इसका वीडियो भी मिलेगा आपको, जो क्लास हो रही है उसका वीडियो भी आपको मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। नोट्स अभी हम बना रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमने फेसबुक में, मतलब फेसबुक क्या, जबकि वेबसाइट पे डाली हैं, वेबसाइट पे हमने शुरू की हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो वेबसाइट से, और आप वहां से पीडीएफ भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट्स आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी चिंता मत कीजिए, नोट्स की, नोट्स दिलवा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स आप कहाँ से ले सकते हो, जो हम लोग क्लास कर रहे हैं सारे नोट्स हैं, और पीडीएफ में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, जब तक आएगा तब तक मैं आपको बता दूंगा। तो हाँ, तो हमने कहा कि ये 3 परतों में विभाजित है संरचना। कभी
ठीक है, चलिए देखिए, हमने कहा कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हम लोगों की वेबसाइट है, आप वहां जाके देख सकते हो, है ना। अभी मैं स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ, ये देखिए, है ना, स्क्रीन पे शायद आप आ गए होंगे। देखिए ये जो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो जैसे जो मैं नोट्स यहाँ पर बनाता हूँ वो यहाँ पर भी आपको वो वही चीज मिल जाए, जैसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देख रहे होगे, संपूर्ण भूगोल सामान्य अध्ययन लेक्चर 1 लेक्चर 2, इस तरह से। जैसे मान लो ये खोलोगे आप लेक्चर 3, तो ये जो 3 जो टॉपिक हमारे जहां तक हो चुके हैं, जैसे ये है, इसमें हमने ये डिस्कस किया है, ये तो ये सारे नोट्स आपको हिंदी में मिल जाए, इंग्लिश में ही मिलेंगे, तो ये नोट्स आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, तो वो चीज यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी हम कह रहे थे पृथ्वी आंतरिक संरचना में क्या क्या है, तो समझ गए। अब हम सीधी सी बात करते हैं, पृथ्वी की संगठन क्या है ना। एक बात बस यहाँ पे ये समझ लेना है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में विभाजित है, ये बात हमने अभी तक कर ली। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पूछेगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ऊपरी लेयर, तो वो है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, है ना। तो पूछेगा सबसे आंतरिक भाग में कौन सी संरचना है, तो कोर है, क्रोड है, ठीक है। तो पहली बात, कभी क्रम पूछ सकता है ऊपर से नीचे जाने पर क्रम क्या है, तो पहली है भूपर्पटी, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पृथ्वी की जो लेयर है ना, आप देख रहे हो पृथ्वी की जो लेयर है उनकी मोटाई एक बराबर है, ठीक है। आप देख रहे हो पृथ्वी की जो लेयर है उनकी मोटाई एक बराबर है। तो एक चीज मैं बता दूं आपकी, पृथ्वी की जो अंदर लेयर है उनकी मोटाई एक बराबर नहीं है। सबसे छोटी जो है वो है लेयर क्रस्ट, उसके बाद है क्रोड, और सबसे बड़ी जो लेयर है वो है मेंटल, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, तो इसमें पृथ्वी में सबसे पहली जो लेयर है वो है ये क्रस्ट, है ना, भूप्रॉपर्टी। तो ये जो लेयर है इसको हम लोग श्याल भी कहते हैं, श्याल, श्याल कहते हैं, SAIL, श्याल। क्यों कहते हैं हम लोग बताएंगे। उसके बाद ये मेंटल है ना, मेंटल है, इसको हम लोग कहते हैं सीमा। सीमा क्यों कहते हैं हम अभी बताएंगे। उसके बाद आता है क्रोड, कोर, इसको हम लोग निफे भी कहते हैं, निफे क्यों कहते हैं इसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहली लेयर है वो क्रस्ट है यानी भूप्रॉपर्टी, दूसरी मेंटल है यानी मेंटल, तीसरी है क्रोड यानी कोर। तो पहली लेयर को श्याल भी कहते हैं, दूसरी लेयर को सीमा भी कहते हैं। अब ये श्याल और सीमा का क्या मतलब है ना, श्याल और सीमा का क्या मतलब है। तो श्याल का मतलब है, यहां पे देखिए, एस का मतलब है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, और IL का मतलब है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। तो यानी जो पहली लेयर है, ध्यान समझिएगा, जो पहली लेयर है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसको श्याल कहा जाता है ना। दूसरी लेयर है सीमा, सीमा का मतलब SIMA, ठीक है। तो SI का मतलब सिलिकॉन, और MA का मतलब है मैग्नीज, तो ये मैग्नीज है, मैग्नीज, ठीक है। जो दूसरी लेयर है यानी जो मेंटल है उसमें क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीज है, मैग्नीज है।
इसलिए उसको सीमा कहते हैं। अब आता है क्रोड, तो निफे, एन आई का मतलब है निकेल, है ना, निकेल। उसके बाद है फेरस, ठीक है, फेरस यानी लोहा और निकेल है ये। तो इसमें सबसे ज्यादा, अब इसमें आपको नाम सुन में गया होगा, पहली में सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर। दूसरा में सिलिकॉन और मैग्नीज है जिसको मेंटल कहते हैं, और क्रोड में निकेल और फेरस यानी लोहा। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है जिसको हम क्रोड कह रहे हैं, कोर कह रहे हैं, उसमें निकेल और लोहा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो पृथ्वी क्षैतिज लेयरों में विभाजित है, ये बात सब ठीक है। दूसरी है कि इनकी जो मोटाई है, यानी उनका जो एरिया है वो एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है। दूसरी बात कि उनमें जो पदार्थ हैं उनका कंपोजिशन सेम नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के सभी भागों में, पृथ्वी के आंतरिक के सभी भागों में जो सभी आंतरिक भागों में पदार्थ एक समान पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के सभी भागों में पदार्थ है एक समान नहीं है। कहीं पर एल्युमिनियम ज्यादा है, तो कहीं पर मैग्नीज ज्यादा है, तो कहीं पर लोहा ज्यादा है, ठीक। अब ये बात आ गई, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो संरचना हमने आपको बता दी कि सबसे पहली क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसको हमने थोड़ा विस्तार करके भी आपको बता दिया। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि यार ये जो सिलिकॉन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, लोहा, ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ, अलग अलग कैसे हुआ, ठीक है। तो अगर आप जो इसका जवाब जानना चाहेंगे कि लोहा सबसे नीचे भाग में है, एल्युमिनियम सबसे ऊपर भाग में है, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो बहुत सिंपल फॉर्म में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ग्लास है। अब ग्लास में पानी भर देते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो है ये ग्लास है। अब ग्लास में हमने पानी भर दिया, है ना, हमने ग्लास में पानी भर दिया और इसमें हमने 3 चीजें डाली। तो इसमें हमने 3 चीजें डाली, कौन कौन सी? एक तो हमने डाला कागज, अरे भाई कौन है ये, एक डाला हमने कागज, दूसरा हमने डाला रबड़, और तीसरा हमने डाला लोहा, ठीक है। एक मिनट में जरा एक ही, हेलो जी, कौन, ठीक है, थोड़ी देर बात करते हैं। तो अगर तीनों चीजों को इस पानी में डालेंगे, ध्यान समझिएगा, हमने एक गिलास लिया, उसमें रबड़ के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े, लोहे के टुकड़े। अगर हम तीनों एक साथ डालेंगे तो आप देखोगे कि जो लोहा है वो सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, लोहा जो है वो सबसे नीचे आ जाएगा, रबड़ उसके ऊपर आ जाएगी, और कागज सबसे ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब हमारी पृथ्वी बनी थी, जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो पृथ्वी जो है प्लाज्मा के फॉर्म में थी। प्लाज्मा का मतलब होता है सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड का मतलब होता है कि ना ना ठोस है ना वो द्रव है, ठीक है। तो जब ना ठोस है ना द्रव है, उसमें सारे पदार्थ घुले हुए हैं। जब पृथ्वी बनी है तो, ठीक है, जब पृथ्वी बनी है तो सारे पदार्थ उसमें घुले हुए हैं। तो एल्युमिनियम हल्का होता है, वो ऊपर रह गया, ठीक है। मैग्नीज उससे भारी होता है, वो थोड़ा नीचे आ गया, और जो आयरन है, जो लोहा है, वो सबसे नीचे आ गया। तो आप समझ गए कि इनका जो वितरण है वो कैसे हुआ है, इनका वितरण
कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई बात? भवानी बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल, कंपोजिशन का मतलब है मिक्सचर्स ऑफ मेटल, यानी इसमें। हेलो सर, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बताएं क्या? क्रिस्टल, ये पानी वाला वो बताया था, गिलास में पानी भर के, वो समझ में नहीं आया। हमने ये कहा कि मान लीजिए गिलास है, ठीक है, इसमें पानी है ना, इसमें पानी है, और हमने कहा इसमें आप 3 चीजें डालिए। एक तो पेपर डालिए, ठीक है, एक पेपर डालिए, और हमने कहा इसमें रबर डालिए, रबर डालिए, और इसमें आयरन डालिए। 3 चीजें डाल दीजिए, ठीक है। हमने आपको ओके ये, सर, ओके। हाँ, तो हमने आपको ये समझाया था कि पृथ्वी के अंदर जो है लोहा सबसे केंद्र में पहुंचा, ऐसा क्यों? ठीक है, फिर मैग्नीज जो है वो बीच में रही, मैग्नीज, ऐसा क्यों, है ना। फिर ये था कि जो एल्युमिनियम है वो यहाँ पर रहा, तो ऐसा क्यों? हमने ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं वो कैसे विभाजित हुए। तो जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी हमारी द्रव अवस्था में थी, ठीक है, द्रव अवस्था में थी, यानी थोड़ी द्रव लिक्विड फॉर्म में थी। तो उस समय आयरन भी था इसमें, मैग्नीज भी था, एल्युमिनियम भी था। तो जिस तरह से गिलास के पानी में आयरन सबसे नीचे आ जाता है, रबड़ उससे ऊपर रहती है, और पेपर सबसे ऊपर रहता है, यानी पेपर हल्का है, उससे भारी रबड़ है, उससे भारी लोहा है। तो इसी तरह से हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहा है, फिर मैग्नीज है, फिर एल्युमिनियम है, ठीक है। लोहा ये बीच में भी तो हो सकता है। बीच में हो सकता है लोहा, लेकिन जो मैक्सिमम है, हमने कहा लोहा हमारे कर्नाटक में निकलता है, लोहा हमारे भिलाई में निकलता है, लोहा हमारे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो मैक्सिमम लोहा है वो आंतरिक भागों में। ऐसा नहीं है कि ऊपर गोल्ड नहीं है या ऊपर सिल्वर नहीं है या सिर्फ सिलिकॉन और एल्युमिनियम ही है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा जो पदार्थ हैं वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें इस लेयर में लोहा नहीं है, लोहा भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो आंतरिक भागों में, ठीक है। हम एवरेज को लेके चलते हैं, हाँ, इसीलिए उन्हीं के ज्यादा मात्रा के आधार पर ही उनका नाम रखा गया है, श्याल, सीमा और निफे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा संगठन। अब बात करते हैं संगठन की, यानी कंपोजिशन की। संगठन क्या है भाई? संगठन तो हमने ज्यादातर तो समझा ही दिया है, ठीक है। संगठन यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, पृथ्वी की आंतरिक संगठन, आंतरिक संगठन क्या है, ये चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, पृथ्वी की जो पहली लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी भूप्रपाटी, ठीक है, क्रस्ट, भूप्रपाटी। इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं हम वो देख लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पदार्थ हैं सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद है एल्युमिनियम, है ना। ये जो है वो मुख्य पदार्थ है जो हमने वहां पर बोले, सेम यहाँ पे रिपीट होना है, ठीक है। इसीलिए इसको श्याल कहते हैं, श्याल, सेम चीज है। उसके बाद है मेंटल, ठीक है, मेंटल, इसको कहते, इसमें क्या क्या है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीज है सबसे ज्यादा, ठीक है, मैग्नीज, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं, है ना, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। अब जो तीसरी है वो है द कोर, द कोर, ठीक है, इसमें द कोर है। अब द कोर में देखोगे इसको बोलते हैं निफे, NIFE,
ठीक है, निफे। इसमें जो है निकिल और लोहा है, ठीक है, ये चीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, निकिल और लोहा इसमें सबसे ज्यादा है। ये हो गया आपका संगठन। कोई आपसे पूछेगा अच्छा आपने तो बोला है कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन है, तो लोहा कैसे? लोहा भी है, चांदी भी है, सोना भी है, कॉपर भी है, टिन भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा है धरती पर, यानी जहां हम रहते हैं, जिसको हम लोग भूप्रपट्टी कहते हैं, इसी में हम लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा है एल्युमिनियम की। इसलिए आपको पता है एल्युमिनियम सस्ता भी है, लोहे कितना महंगा नहीं है, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य भारत में उड़ीसा है, ठीक है। तो और सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन का भी उत्पादन भारत में होता है, लेकिन एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो हो गया हमारा पृथ्वी की आंतरिक संगठन कैसा है, संरचना हमने समझ लिया। अभी देखो क्या है, बहुत सिंपल सी बात समझिए आप लोग। जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो टॉपिक हमारा था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमने इसमें कहा कि हमने कैसे क्लास शुरू किया, हमने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हो, कैसे हुई, है ना, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने इसको डिस्कस किया। फिर हमने नेक्स्ट टाइम डिस्कस किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इस पे हमने बात की। इसमें हमने बताया कि 3 लेयर हैं, है ना, फिर हमने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक संगठन, ठीक है, आंतरिक संगठन। तो फिर हमने बताया यहाँ पे कि पहली वाली परत में क्या है, श्याल है, हाँ ये है सिलिका एंड एल्युमिनियम। दूसरी मैंने बताया कि यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीज है, और तीसरी मैंने बताया कि यहाँ पे निकिल और फेरस है, ये इतनी बात हमने आज आपसे की है अभी तक। कल हमारा जो टॉपिक होगा, अभी 6 बज गए, 6 बजे हिंदू क्लास है, कल हमारा टॉपिक होगा, इसी के आगे हम करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानने के स्रोत। हेडिंग डाल दीजिए पृथ्वी के चीनी तो खत्म हो गई। आंतरिक, अरे यार आप पी की चाय बना दो बिना चीनी के, बाकी मैं देख लूंगा। चल ठीक है बनाती हूँ। लो भाई चाय। भाई एक मिनट, इन चारों का देना। ठीक है, तो ये है, इसमें ये हम लोग कल करेंगे डिस्कस। बाकी कोई भी डाउट हो, भवानी सिंह आपको वीडियो भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। आपको जो मैं आपको पता नहीं आप लोगों से मेरी बात हो पा रही है कि नहीं, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ जिससे आपकी सीधे मुझसे बात हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना, लिख लीजिए 8899411058, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हो, है ना। तो मतलब आपको 5 बजे से पहले कभी भी आपकी हमसे बात हो जाएगी, और कोई क्लास में आगे दिक्कत आती है तो, है ना। तो ठीक है, हम लोग अभी 6 बजे वाला लिंक आपके पास पहुंच गया होगा। अगर 6 बजे वाला आपको क्लास करना है और लिंक चाहिए, आपको नहीं मिला है, तो मुझे इस पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा नाम के साथ, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो 6:05 पे क्लास शुरू हो जाएगी। नंबर है 8899411058।